देखो क्या होता है कि जब भी हम कोई एप्लीकेशंस बनाते हैं ना, तो उसके दो फेजेज होते हैं। एक जो हमें दिखता है और दूसरा जो बैकग्राउंड्स में सारे काम होते रहते हैं। कितने फेजेज होंगे? दो फेजेज होंगे। और जब भी हम कोई काम करते हैं ना, तो काम को बेहतर तरीके से करने का होता है कि हम उसको अलग अलग डिवाइड करके करें। जब भी कोई भी काम करते हो तो उसको अलग अलग डिवाइड कर दे तो बेहतर तरीका से हम कर पाते हैं। ठीक है से ये जो वेब डेवलपमेंट है ना, इस प्रोसेस को हम दो भाग में बांट दिए। एक हो गया फ्रंट एंड पार्ट और दूसरा बैक एंड पार्ट। वेब डेवलपमेंट का जो फ्रंट एंड पार्ट होगा, फ्रंट एंड पार्ट में हम यूज करते हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट को। जावास्क्रिप्ट का ही एक लाइब्रेरी है रिएक्ट को भी यूज करते हैं, वो भी तुम्हारे कोर्सेस में ऐड होगा, इसके बाद वो उसको देखेंगे। तो ये सब जो हम ऐड करेंगे ये फ्रंट एंड पार्ट हो गया। चाहे हम बैक एंड किस चीज करें, इन दोनों को हम अलग अलग डिवाइड कर दिए और इसके लिए अलग यूज करते हैं, इसके लिए अलग यूज करते हैं काम करने। हर एक काम के लिए कुछ ना कुछ यूज करते हैं। ठीक है से फ्रंट एंड पार्ट के लिए हम जब इसको यूज करेंगे, सबसे बेहतर चीज ये होता है कि कंपनी के अंदर में फ्रंट एंड डेवलपर्स अलग भी हो सकते हैं, बैक एंड डेवलपर्स भी सिर्फ हो सकते हैं, या हो सकता है उसको दोनों आता होगा। अगर दोनों आता है तो उसको हम फुल स्टैक डेवलपर्स बोलेंगे। ठीक है। जब भी तुम्हें फुल स्टैक डेवलपर्स सुनने को मिलेगा तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, अच्छा उसको फ्रंट एंड पार्ट भी आता है और बैक एंड पार्ट में भी आता है। अगर तुम्हें सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपर्स बनना है तो बस तुम्हें फ्रंट एंड पार्ट को फोकस करनी है। ठीक है। और अगर बैक एंड डेवलपर्स भी बनना है तो सिर्फ बैक एंड डेवलपर्स बनना है तो बैक एंड पार्ट को देखेंगे भी बैक एंड में हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं। और अगर फुल स्टैक डेवलपर्स बनना है तो दोनों देखना पड़ता है। बेहतर ये रहता है कि तुम अगर दोनों कर लेते हो, अब हम किसी पे भी वर्क करें तो प्रॉब्लम्स नहीं होगा। नहीं तो तुम्हारे मन में क्वेश्चन रहेगा कि अगर हम फ्रंट एंड किए तो ये डिजाइनिंग्स तो हो गया, वो काम ही नहीं कर रहा है, अब समझ ही नहीं आएगा कि ये काम कैसे करेगा। और अगर तुम बैक एंड करोगे तो तुम्हें ये नहीं समझ आ जाएगा कि दिखेगा कैसे। प्रॉब्लम जैसे पूरा जावा खत्म होने वाला है, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि वो कह रहा है इसमें। पूरा ही पूरा खत्म होने वाला है कोड, लेकिन कुछ पता ही नहीं चला है करना क्या है, ये लूप चला के हम करेंगे क्या, क्या नंबर्स प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है। तो बैकएंड में वो प्रॉब्लम होता है। जब दोनों को कनेक्ट करते हैं तो समझ आता है, अच्छा ये करना था, इतना दिन बाद समझ आया। ठीक है। तो फ्रंट एंड पार्ट में हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। बैक एंड पार्ट में हम लोग जावा भी यूज करते हैं, ठीक है, पाइथन भी यूज करते हैं और नोड भी यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मर्न डेवलपर Node.js। ठीक है। इन तीनों के थ्रू बैकएंड करते हैं। पहले PHP भी यूज करते थे, अभी आउटडेटेड हो चुका है PHP, तो बहुत कम यूज होता है। ठीक। हाँ, लेकिन जो एप्लीकेशन हम PHP पे बना लिए थे उसको अगर हैंडल करना है तो PHP तो आनी चाहिए। तो वो सारे कंपनी जो पहले PHP पे वर्क कर रहा था वो थोड़ा बहुत वर्क करता है, बट PHP अब नहीं यूज हो रहा है। तो धीरे धीरे उसका मार्केट खत्म हो रहा है, तो हम क्यों उसको सीखे, अब बेवकूफ़ी हो जाएगा। तो PHP अब यूज नहीं करते हैं, हालांकि PHP से भी हम लोग बैकएंड करते थे। बाकी अभी मेनली यही तीनों चलता है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, वेब डेवलपमेंट की, इन तीनों को यूज करते हैं। जहाँ पे उसके बैकएंड्स के पार्ट को देखेंगे, अब बैकएंड होता क्या है वो भी समझेंगे कि आखिर उससे करेंगे क्या, और फ्रंट एंड में क्या होता है उसको करेंगे क्या। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज करो कोई रेस्टोरेंट हम विजिट किया, तो वहाँ पे भी दो चीज़ें होती हैं। जैसे ही गए तो एक जो तुम्हें शो होगा दिखेगा, चेयर्स कैसे लगे हैं, टेबल्स कैसे हैं, क्या डिजाइनिंग है, क्या लाइटिंग किया हुआ है, वो सारी चीज़ें जो तुम्हें दिख रहा है। और अगर वो बहुत अच्छा दिख रहा है तो रेस्टोरेंट अच्छा है, मान के चलते हैं। सबसे पहला चीज, पहला इंप्रेशन तो वही होना चाहिए कि दिखता कैसा है। इंसान में भी वही होता है, पहला इंप्रेशन दिखने में कैसा है, और सेकंड इंप्रेशन नेचर कैसा है। अच्छा नेचर दिखता है क्या? नहीं। ठीक है। ऐसे ही जब हम रेस्टोरेंट पहुंचे तो रेस्टोरेंट में क्या हुआ कि जब हम ऑर्डर किए, रेस्टोरेंट गए तो कुछ खाना ऑर्डर किए, अब वो खाना का टेस्ट कैसा है, ये जैसा दिख रहा था जरूरी है कि उतना ही अच्छा होगा? वो डिपेंड नहीं कर सकता। वो हो गया तुम्हारा बैकएंड पार्ट। बैकएंड में खाना कहाँ बना नहीं बना, हो सकता है कि कोई देखने में अच्छा रेस्टोरेंट नहीं हो लेकिन वहाँ का खाना अच्छा हो सकता है ऐसा, या रेस्टोरेंट अच्छा भी और खाना भी अच्छा हो, दोनों चीज सेम। ऐसे ही जो दिखेगा हमें वो सारी चीजें हम यूज करेंगे किसके थ्रू, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, जिसको फ्रंट एंड पार्ट बोलेंगे। जो हमें दिखेगा, जो विजिबल्स होगा। और अगर तुम्हें डिजाइनिंग्स में अच्छा लगता है, डिजाइनिंग पसंद है, तो उसके लिए हमें HTML CSS अच्छे से आना चाहिए, हम डिजाइनिंग करेंगे। जितना अच्छा रहेगा ये, उतना अच्छा तुम डिजाइन कर पाओगे, और जितना अच्छा वेबसाइट तुम्हारा दिखेगा उतना ज़्यादा चलेगा।
जो दिखता है वही बिकता है ना। तो सबसे पहले जरूरी चीज हो जाती है कि दिखना अच्छा चाहिए, बाद में नेचर देखेंगे, पहले दिखना चाहिए। तो दिखेगा कैसे अच्छा, वो इसके थ्रू सीखेंगे हम लोग, ठीक है। अब वर्किंग कैसे होगा, वो जो चीजें हम करेंगे, जैसे सपोज करो फेसबुक के वेबसाइट्स पे गए, क्लिक किए हम लॉगिन पे, तो लॉगिन करने के बाद किस यूजर्स का डिटेल दिखेगा, कौन सा डिटेल्स को शो करना है, अगर वो यूजर आईडी पासवर्ड एंटर किया तो हम कैसे चेक करेंगे कि वो सही यूजर है या नहीं है, हो सकता है किसी का गलत पासवर्ड एंटर करके ट्राई कर रहा है। तो वो सारी जो चेक करेंगे हम, जहाँ पे हमें दिमाग लगेगा, लॉजिक्स लगाना पड़ेगा, अच्छा हाँ ये सही है कि नहीं, डाटा उसका स्टोर करके रखना पड़ेगा, उसके लिए हम यूज करेंगे इन तीनों में से किसी को, ठीक है। तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। इसमें सबसे आसान हो जाता है हमारा नोड, पाइथन से भी आसान हो जाता है नोड, ठीक है। सबसे आसान हो जाता है नोड और सबसे हार्ड हो जाता है जावा, ठीक है। पाइथन को हम मीडिएटर में रख सकते हैं दोनों, ठीक है। तो सबसे आसान नोड। नोड के आसान होने का रीजन ये है ना कि नोड जो है ना, इसमें भी हम लैंग्वेज यूज करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, जब तुम्हारा बैकएंड स्टार्ट होगा ना तो समझ आ जाएगा कि होता क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो नोड में यूज करते हैं हम जेएस को। आसान इसलिए हम बोले क्योंकि जब तुम जेएस पढ़ोगे तो हम फ्रंट एंड में पढ़ाएंगे, देखिए अभी कि यहाँ पे जरूरत है, और वही यूज अगर हम बैकएंड में करेंगे तो सेम लैंग्वेज हो जाती है। तो जब सेम लैंग्वेज हो जाता है ना तो हमें लगता है कि एक्स्ट्रा सीखना नहीं पड़ा, थोड़ा कम सीखना पड़ता है, बस इसीलिए आसान लगता है। और अगर तुम जैसे जावा से गए बैकएंड में, पाइथन से गए बैकएंड में, तो पाइथन सीखना पड़ेगा सेपरेट, जावा सेपरेट सीखना पड़ेगा, फिर उसका कनेक्टिविटी। और अगर आप फ्रंट एंड में है तो हमको जावास्क्रिप्ट तो आनी ही चाहिए, तो थोड़ा एक्स्ट्रा सीखना पड़ रहा है लग रहा है। तो बस इस वजह से हम बोल रहे हैं कि थोड़ा सा ये हार्ड होगा उसके कंपेयर। ये क्लियर हुआ। अभी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करने वाले हैं फ्रंट एंड पार्ट, और जहाँ पे हम डिजाइनिंग बनाने के लिए सीखेंगे। क्लियर है। अभी क्या हुआ, अभी के समय में जब हम कोई फोन खरीदते हैं या लैपटॉप खरीदते हैं ना, थोड़ा सा स्टोरेज ज्यादा है, बट थोड़े ही दिन पहले की बात करें तो हमारे पास जो फोन होता था उसमें स्टोरेज ज्यादा नहीं होता था, कम स्टोरेज हुआ करता था। कुछ दिन 10 साल पहले चले जाए तो स्टोरेज बहुत कम होता था, और स्टोरेज बहुत कम होता था तो हम हर एप्लीकेशंस को अपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करना चाहते थे, जितना जरूरी होता था उतना करते थे, काम हुआ डिलीट भी कर देते थे। क्यों, स्टोरेज नहीं था। तो ठीक है, इसी प्रकार से क्या सोचा गया कि अगर हम सिर्फ एप्लीकेशंस बनाएं, स्टोरेज उतना रहता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जितने भी डाटा है, यहाँ पे हम कोड्स बोलेंगे। कोड क्या होता है समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। कोड समझना कुछ है जिसके थ्रू हम चलेंगे। तो जो भी कोड है उस कोड को अगर हम उसके सिस्टम में रखेंगे तो स्पेस तो लेगा, स्पेस लेगा, उतना तो हमारे पास था नहीं। तो क्या सोचा, हम एक सेपरेट जगह रख लेते हैं स्पेस, कहाँ पे, ये सेपरेट जगह पे कोड रख लेते हैं। और जिस भी यूजर्स को, अलग अलग यूजर्स को चाहिए, हो सकता है सेम डाटा चाहिए होता है, बहुत कुछ कॉमन होगा, कुछ डिफरेंट भी हो सकता है। तो हम बोले कि जब भी कोड चाहिए होगा ना तो थोड़ी देर के लिए यहाँ से हम कोड भेज देंगे उसको, उसके उसके एप्लीकेशंस में शो होगा, वो उसके एप्लीकेशंस में शो होगा, और जब काम हो जाएगा फिर वहां से हट जाएगा, हमेशा के लिए सेव नहीं रहेगा। नहीं रहेगा तो स्टोरेज उसका यूज हुआ नहीं, स्टोरेज भी कम था। फिर इसको भी चाहिए सेम कोड तो भेज देंगे। अभी सपोज करो सेम कोड, मान लो 10 लाइन का कोड था, सबको चाहिए था, तो एक ही जगह में स्टोर करके रखे, भेजे, फिर वहां से डिलीट हो गया, स्टोरेज तो यूज नहीं हुआ। अगर सबको हम भेजते, 10 यूजर होता, तो सबको अगर डाटा हम रखते तो बेवजह मेमोरी बर्बाद होता, परेशानी भी होता। कॉमन डाटा था, एक जगह रख के हम शेयर कर सकते थे। इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग वेब एप्लीकेशंस को इंट्रोड्यूस किए, वेब एप्लीकेशंस बनाने लगे। और ये जो पार्ट था हमारा, इस पार्ट को बोलने वाले हैं सर्वर। क्या बोलेंगे, सर्वर। सर्वर का काम क्या होगा, सर्वर का काम होगा जब भी कोई रिक्वेस्ट करेगा हमसे, मांगेगा हमको कौन सी डाटा देना है, तो वो डाटा हम रिटर्न करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो होगा, इस पार्ट को हम बोलेंगे क्लाइंट पार्ट। क्या, क्लाइंट पार्ट। क्लाइंट पार्ट का काम क्या होगा, हमेशा रिक्वेस्ट करना। क्लाइंट का काम क्या होगा, रिक्वेस्ट करना, ये डाटा चाहिए, वो डाटा चाहिए, जो भी चाहिए। जैसे गूगल पे जाते हैं हम लोग, सर्च कर लेते हैं कोई भी टॉपिक्स, तो उससे रिलेटेड कंटेंट हमें मिलता है, उससे रिलेटेड कंटेंट मिलता है, तो वहां पे जो गूगल पे हम सर्च कर रहे थे, हम एज ए क्लाइंट हो गए। और जो उधर से हमको रिक्वेस्ट रिटर्न किया, हमारे रिक्वेस्ट के बाद जो डाटा वो रिटर्न किया, जहां से रिटर्न आया ना उसको बोलेंगे सर्वर, ठीक है। तो जो भी डाटा सर्वर रिटर्न करेगा, तो यहीं पे आप समझो कि बैकएंड कौन होगा, नहीं होगा। तो जो रिटर्न करेगा, जैसे हम लॉगिन बटन पे क्लिक किया तो उधर से जो रिस्पॉन्स आएगा, पहले चेक करेगा, कौन चेक करेगा, सर्वर, वही चेक करके ना रिटर्न करेगा। तो बैकएंड का जो काम होगा वो सर्वर साइड में होता है। बैकएंड बोलो या सर्वर साइड एप्लीकेशंस बोलो, एक ही बात होगी। तो जब बैकएंड पढ़ोगे तो वहां पे तुम सर्वर्स को अच्छे से समझेंगे, वहां पे समझोगे कि सर्वर्स कैसे काम करेगा, कैसे हम रिस्पॉन्स करेंगे। अभी हम क्या समझेंगे,
अभी यहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे कि जब मान लो कि सर्वर वहां से कोई कोड रिटर्न किया, उस कोड को यहाँ पे तो कोड एज इट इज प्रिंट होगा, तो सबको कोड थोड़े आता है। एज ए नॉर्मल यूजर उसको कोड तो आता नहीं है, उसको क्या समझ आएगा, उसको अच्छे से डिजाइनिंग आना चाहिए। तो जो हम वहाँ से कोड आएगा, उस कोड को कैसे विजुअल कर सके, कैसे हमारा क्लाइंट उसको अच्छे से समझ पाए, वही चीज़ करने के लिए सीखेंगे, जो होगा हमारा फ्रंट एंड पार्ट, मतलब क्लाइंट साइड एप्लीकेशन हम लोग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्लाइंट साइड एप्लीकेशन। तो अभी हमारा फोकस कहाँ पे होगा? क्लाइंट साइड में। तो आता है कि क्लाइंट साइड में कोई तो होना चाहिए जो उधर से कोड आएगा तो समझेगा उसको। उधर से तो कोड भेजा सर्वर, और वो जो कोड आया उसको कोई तो यहाँ पे समझे कि उसमें लिखे क्या है और सही से उसको विजुअल कर पाए। तो इसके लिए हमें यूज करना होता है कोई भी ब्राउज़र को। किसको? किसी भी ब्राउज़र को यूज करते हैं। कोई भी ब्राउज़र हो, वो सभी ब्राउज़र का एक ही काम होता है, सर्वर जो उधर से कोड हमको भेजा, उस कोड को समझ के उसके अकॉर्डिंग जो काम दिए थे वो काम के अकॉर्डिंग विजुअल्स करना। कौन करेगा? ब्राउज़र। कोई भी ब्राउज़र होगा, बहुत सारे ब्राउज़र का नाम जानते होगे, जैसे क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, फायरफॉक्स का भी नाम जानते होगे। इससे पहले यूसी ब्राउज़र्स यूज़ करते, बहुत सारे इस तरीके का ब्राउज़र्स था। सारे ब्राउज़र का यही काम था, जो भी उधर से मिलेगा हम उसको क्या करेंगे? कन्वर्ट करके सही तरीके से विजुअल्स करेंगे। तो हमारे पास ब्राउज़र है क्या? हाँ, हमारे पास तो ब्राउज़र से होता है। कोई भी सिस्टम इंस्टॉल करो, सब में ब्राउज़र रहता है। ब्राउज़र है हमारे पास, तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी, कोई डाउनलोड करने का नहीं, क्योंकि वो तो है। अगर वो कोड जो सर्वर रिटर्न कर रहा था, हम खुद यहाँ पे लिख के एक फाइल में और उस ब्राउज़र को दे देंगे, तो ब्राउज़र अगर उस कोड को समझा तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट हमें देगा। वही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, अब ये ब्राउज़र को वो कौन सा कोड है जो समझ आता है, तो वही समझेंगे यहाँ पे। तो HTML में जो भी चीज़ें लिखेंगे वो चीज़ें ये ब्राउज़र समझता है, इसको पहले से आता है कि उसको लिखेंगे तो उससे क्या होगा नहीं। और HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है कि यहाँ पे हर चीज़ हम टैग के फॉर्म में करते हैं। जब भी मार्कअप लैंग्वेज सुनोगे तुम्हें दिमाग में आना चाहिए, अच्छा यहाँ पे हम हर चीज़ टैग के फॉर्म में करेंगे, और टैग का मीनिंग फिक्स होता है। ठीक है, और उस टैग का मीनिंग हर एक ब्राउज़र को पता होता है कि इसका मतलब ये होता है। जैसे कोई भी लैंग्वेज तुम जानते हो, तो उस लैंग्वेज में जितने भी वर्ड है उसका मीनिंग तुमको पता होता है। ऑनेस्ट बोल रहे हैं, इंग्लिश आती है तो पता है तुम्हें कि उसका मीनिंग क्या है। जिसको नहीं आता उसको नहीं पता। अगर किसी को इंग्लिश सीखना है तो उसको उसका वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, यही होता है। तो ठीक है, सही, अगर हमें ये जानना है कि ये जो ब्राउज़र वो कोड समझ रहा था, तो अगर हमको कोई चीज़ बना के देना है तो उसी भाषा में देना पड़ेगा। तो हमको उन सारे टैग्स का मीनिंग पता होना चाहिए, ताकि हम वो टैग्स को जब यूज करें तो ब्राउज़र को दे तो वो समझ के रिप्रेजेंट कर दें, क्योंकि रिप्रेजेंट करने का काम तो ब्राउज़र का होगा, बट जब हम देंगे तभी तो करेगा। तो पहले अभी हम ये देख लेते हैं कि क्या सच में उधर से कोड आता है और उस कोड को कैसे ब्राउज़र शो करता है, वो देखते हैं। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ट्राई करेंगे कि हम खुद से वो सारे कोड से लिखे धीरे धीरे और समझाए एक एक करके ब्राउज़र को। ब्राउज़र को ऑलरेडी समझ में आता है सारे चीज़ें, उसको आता है, हमें समझ में आनी चाहिए। अगर हम समझ गए तभी तो उसको इंस्ट्रक्शंस दे पाएंगे कि ये करो वो करो, जो भी करनी होगी। क्लियर? तो जैसे आए हम अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ चुके हैं, ये गूगल का है, या सपोज करो facebook.com पे आ गए, ये फेसबुक का होम पेज होगा। हमको ये विजुअल्स हो रहा है, एज ए क्लाइंट्स को ये विजुअल्स होगा, बट जो डेवलपर्स है, डेवलपर्स को ये नहीं दिखेगा। इसको इसका बैकएंड में जो कोड उधर से आया था वो जानना है। इसको राइट क्लिक करके अगर इंस्पेक्ट में आओगे, इंस्पेक्ट में भी आ सकते हो, या राइट क्लिक करके व्यू सोर्स कोड पे आओगे, मिल रहा है व्यू सोर्स पेज, इस पर क्लिक करोगे तो वो सारे कोड्स यहाँ पे मिलेंगे। देखियो, एक्चुअली में वहां से यही सारे कोड्स आए थे और उसको समझा ब्राउज़र और लिखा। हमको समझ आएगा ये सारे कोड्स का? हाँ, धीरे धीरे आ जाएगा, अभी कुछ नहीं समझ आएगा इसमें। ठीक है, या दूसरा तरीका होता है, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में आएंगे, यहाँ पे भी हमें वो सारे कोड्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक एप्लीकेशंस फोल्डर होने चाहिए। ओके, लगता है एक ही फाइल में आ गया। अगर अलग अलग फाइल आता है तो हमको वो फाइल्स भी मिल जाता है यहाँ पे कि कितने फाइल्स आए नहीं। हाँ, आ गया। जैसे उसने CS ओपन करने के लिए रोक रखा है, कौन कौन सा इमेजेस वो यूज किया वो सारे यहाँ पे विजिबल्स हो जाएंगे। जैसे हम लोग बनाएंगे वहाँ पे तो देखना वो सारे कोड्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक,
अभी वो रोक रखा है, नहीं तो सारे कोड्स अगर हमको मिल जाए तो उससे हम 2 कॉपी बना दें, एज इट इज नहीं रखने की। तो वही सारे कोड्स आ रहे हैं, तो उस कोड को हम क्या करेंगे, समझेंगे एक एक कर। तो इसके लिए हमें आनी चाहिए कौन सी लैंग्वेज, HTML। एक चीज का ध्यान रखना, HTML कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। कैसा लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है। और मार्कअप लैंग्वेज के अंदर में हर चीज हम क्या करेंगे, टैग के फॉर्म में करते हैं। पूरे IT इंडस्ट्री में HTML से आसान कुछ भी नहीं है। पूरे IT इंडस्ट्री में HTML से आसान कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है, जैसे तुम बचपन में वर्ड मीनिंग याद कर रहे हो जब अंग्रेजी सीख रहे होगे तो उससे आसान क्या होता था। अलग बात है तुमको हार्ड लग रहा होगा, याद नहीं रहता होगा, लेकिन उससे आसान क्या था, कुछ दिमाग थोड़े लगना था। हाँ ये होता है, इसका मीनिंग ये होता है, याद करते जाओ, बस 4 बारी पढ़ो याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे होगा, टैग होगा, उसका मीनिंग बताएंगे कि इसका ये मीनिंग होता है, बस इतनी सी बात होगी। ठीक है, तो एक एक करके करके हमारे पास ब्राउज़र ऑलरेडी है, उसको बस कोड लिख के दे दे तो काम हो जाएगा। और कोई भी चीज लिखने के लिए हमारे पास नोटपैड होता है। इसमें अगर विंडोज है तो नोटपैड एक फाइल मिलेगा। इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी चीज लिखेंगे ना तो आराम से लिख सकते हैं, अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। जो भी चीजें चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं, और जिस फाइल फॉर्मेट में चाहे हम सेव कर सकते हैं। तो काम करते हैं, ट्राई करते हैं वो कोड यहाँ पे लिखने को। ठीक है, तो पहला टैग आता है हमारे पास HTML। वैसे अगर हम यहाँ पे कुछ भी लिख देना, जैसे सपोज करो हेलो यूजर्स लिख दिए, कुछ भी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर हम सेव करके ब्राउज़र को देना तब भी ये प्रिंट कर देगा। हम अलग अलग टैग्स का यूज नहीं करें ना तब भी प्रिंट कर देगा, कुछ भी यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट कर देगा। बट फिर भी टैग क्यों यूज करेंगे, उसको समझने के लिए पहले एक बार इसको ब्राउज़र को दे के देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो इसको सेव करेंगे, फाइल तो हमारे पास होनी चाहिए। और क्या होता है ना, हर एक फाइल का कुछ ना कुछ एक्सटेंशन होता है। किस लिए एक्सटेंशन यूज करते हैं, वो फाइल किस टाइप का है पता करने के लिए। जैसे इमेज का फाइल है कि वीडियो का फाइल है, पता कैसे करते हैं, इमेज के एक्सटेंशन से। जैसे अगर कोई वीडियो प्लेयर डाउनलोड किया हो एप्लीकेशन, तो उसमें इमेज विजिबल्स होता है, नहीं होता है। MX प्लेयर जैसे डाउनलोड करते हो फोन में, उसमें वीडियो फोटो तो नहीं दिखता, सिर्फ वीडियोज फाइल आते हैं। पता कैसे चलता है उसको कि कौन सा वीडियोज है कौन सा इमेजेज है, एक्सटेंशन से पता करते हैं। जैसे इमेज का एक्सटेंशन क्या होता है, बहुत सारे होते हैं, कोई पता, JPG PNG ये सब इमेज का। वीडियो का MP4 होता है, और भी बहुत सारे आते हैं, अब तो बहुत सारे कैटेगरी के आ गए। तो ठीक है, सही ब्राउज़र को ये समझ कैसे आएगा कि HTML का फाइल है, उसके लिए क्या यूज करेगा वो एक्सटेंशन को, कि ये फाइल किसका है, HTML का। और HTML का एक्सटेंशन जैसे इमेज का भी 2 बोले 3 बोले 2 4 था, HTML का भी 2। एक होता है HTML ही एक्सटेंशन और दूसरा होता है HTM। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी यूज कर लो, वो समझ जाएगा कि ये क्या है, HTML का ही फाइल। तो चलो इसको सेव करते हैं, डेस्कटॉप पे आ गए, फाइल का नाम कुछ भी दे देते हैं, कुछ करो फर्स्ट दे देते हैं। एक्सटेंशन फाइल टाइप पूछ रहा है, क्या यहाँ पे HTML है, नहीं है, तो हम ऑल फाइल कर लेते हैं, क्योंकि टेक्स्ट तो रखना नहीं था, ऑल फाइल किए, इसको दे देते हैं एक्सटेंशन HTML के नाम से। HTML या HTM कोई भी दे दोगे चलेगा। सेव करते हैं, एक फाइल हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे देखो आ चुका है। और जैसे वीडियो फाइल होगा तो उसको किस एप्लीकेशन में तुम ओपन करोगे वो विजिबल्स हो जाता हो। तो ये भी बताने लगा, अच्छा इसको आप क्रोम में ओपन कर सकते हैं, मतलब कोई भी ब्राउज़र इसमें ओपन कर सकते हैं। इसमें क्रोम था, बाय डिफॉल्ट ब्राउज़र हमारा क्रोम सेलेक्ट था, इसलिए वो क्रोम दिया, कोई और होता तो वो शो हो जाता। ठीक है, इसको राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हो या डबल क्लिक करके भी ओपन करोगे, देखना क्या वही आ चुका है। कहीं कुछ नहीं लिखे, हम सिर्फ क्या किया, एक फाइल बनाए, कोई भी कंटेंट हमें जो डालना था वो कंटेंट वहां पे डाल दिए। उस कंटेंट को डालने के बाद बस उसका फाइल का एक्सटेंशन क्या दे दिए, HTML या HTM कोई भी दे दिए। अब ये जो एक्सटेंशन देंगे, इस एक्सटेंशन से हमारा ब्राउज़र समझ जाएगा वो मेरे लिए ही फाइल था। HTML फाइल को कौन समझ जाएगा, हमारा ब्राउज़र समझ जाएगा। इसको किसी भी ब्राउज़र पे ओपन करोगे तो वही होगा। जैसे राइट क्लिक करना, ओपन विथ, जिस ब्राउज़र से चाहे कर सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज है, इस पर भी ओपन करोगे तो वही बात हुआ। सब ब्राउज़र्स को ये बात पता है कि HTML फाइल को हमें पढ़ के उसमें जो चीज़ें होगा उसको प्रिंट करना। अब प्रॉब्लम ये है कि बोलोगे सर जब सारी चीज़ें ऐसे ही हो सकता है तो हम यहीं पे लिख देते। तो सपोज करो यहाँ पे कुछ कंटेंट हम ले लेते हैं, HTML का ही कोई कंटेंट उठा लो, विकिपीडिया से उठा लेते हैं। सपोज करो कुछ कंटेंट है हमारे पास, ठीक है।
इन सारे कंटेंट्स को अगर हम यहाँ पे लिख दें तो सब कंटेंट्स वहाँ पे आ जाएंगे, आ जाएगा ना, सब एक ही लाइन में आ गया होगा क्योंकि कॉपी किया तो आ चुका है। इसको सेव कर लेते हैं, सेव हो गया, और यहाँ पे आके इसको अगर हम रिफ्रेश कर ले तो आ जाएगा, क्योंकि फाइल में आप चेंज किए तो रिफ्रेश करना हो, रिफ्रेश करो, आ गया सारी चीज़ें। कुछ अजीब सा आ रहा है, अच्छा लगेगा। अब इस तरीके का सारे कंटेंट्स अगर हम लिखते जाए तो पता ही नहीं चलेगा क्या लिखे नहीं लिखे। जैसे तुम लोग ये कॉपी लिखते हो, नोट्स बनाते होगे, तो नोट्स में क्या करते हो, सब थोड़ा कलरफुल लिखते हो, हेडिंग्स को अलग लिखते हैं, थोड़ा मोटा अक्षर में लिख देते हैं, नहीं तो 2 बार पेन चला देते हैं, अंडरलाइंस कर देते हैं। इससे क्या होता है, जो पढ़ने का रीडेबिलिटी होता है वो बेहतर हो जाता है, आसानी से हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये जो था, जैसे हम विकिपीडिया पाए थे तो थोड़ा ठीक लग रहा था पढ़ने में, क्या पढ़ सकते हो क्या, ऐसे ही पैराग्राफ बना बना के पढ़ते थे, फिर हम लोग जो नोट्स बनाते हैं ऐसे ही बनाते थे। बट जो हम सेम कंटेंट यहाँ पे विजिबल्स के, इसको पढ़ना तुम पसंद करोगे, अच्छा लगेगा, क्या रख रहे हैं सर इधर से उधर क्या कर दिए, तो सही तरीके से हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। तो ठीक है, ऐसे ही ये जो ब्राउज़र्स का था, इस ब्राउज़र को हम किए क्या, अभी पूरा का पूरा कंटेंट उठा के दे दिए, सिर्फ कंटेंट दे दिए, उसको क्या पता क्या करना था नहीं करना था, सबको शो कर दिया। अब जैसे हम लोग कॉपी में नोट्स बनाते थे तो उसमें हेडिंग क्या होता था हमको पता था ना, ठीक है, इसी इस ब्राउज़र को बताना पड़ेगा ना, चाहिए हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, एक बटन बनानी है, सब बताना पड़ेगा ना सेपरेट सेपरेट, तब तो उसको समझ आएगा। अच्छा एक बटन लेना था हमको, सब सेपरेट सेपरेट बताएंगे तभी तो होगा। अभी तो सब कंटेंट दे, उसको क्या पता कौन सा हेडिंग है कौन सा नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे हम नीचे उतर गए थे, नीचे वाले लाइन में लिखे थे, और ये क्या कैसे हम लाइन, उसको क्या पता कि नीचे उतरना था। वो सारी चीजें हम बताते हैं, और जितने भी चीजें हम ब्राउज़र्स को बताएंगे, सब चीज बताने के लिए हमारे पास क्या है, टैग है, टैग का यूज करेंगे, उसको बता देंगे। ठीक है, तो एक एक करके उन टैग्स का मीनिंग समझते हैं, किसका क्या काम होगा, और जब भी हमें वैसा कुछ करना होगा टैग यूज कर लेंगे, ब्राउज़र भी समझ जाएगा, कंटेंट्स को हम सही तरीके से विजिबल्स कर पाएंगे। क्लियर, चलो टैग को देख लेते हैं एक करके। कंटेंट्स अगर हम इस तरीके से भी दे दें तो विजिबल्स हो रहा है। बोला क्या कि जो हम HTML पढ़ रहे हैं ना, तो जितने भी कंटेंट दीजिएगा ना, हमको कैसे पता चलेगा कि शुरू से लास्ट हो चुका है आपका कंटेंट। तो एक टैग है HTML टैग, HTML टैग के बीच में दीजिएगा, और HTML टैग हो या फिर कोई भी टैग हो, HTML के अंदर में जितने भी टैग्स लिखेंगे, सारे टैग्स पता उसको कैसे चलेगा कि ये टैग है ये कंटेंट है, क्योंकि दोनों चीज तो वहीं पे देंगे कि फाइल पे। तो बोला जब भी आप एंगल ब्रैकेट के अंदर ये स्मॉल ग्रेटर देन और लेस देन जो ब्रैकेट होता है, इस ब्रैकेट, इसको एंगल ब्रैकेट बोलते हैं, एंगल ब्रैकेट के अंदर में अगर आप कुछ भी लिखिएगा तो हम समझ जाएंगे अच्छा ये आपका टैग है। ओके, तो एक काम करते हैं, हमको एक HTML टैग यूज करना था, लिख दिए। बोला अगर नॉर्मली एंगल ब्रैकेट के अंदर में कोई लिखिएगा तो हम समझ जाएंगे वो टैग है। ठीक है, और उसी में आप क्या कीजिएगा, जब एंगल ब्रैकेट के अंदर में स्लैश लगा के कोई चीज लिखेगा तो हम समझ जाएंगे अच्छा वो क्लोज कर दिया, उतना से उतना उसका स्कोप हो गया, पहचान जाएंगी। टैग्स कैसे होगा, तो जब भी एंगल ब्रैकेट्स के अंदर में हमें कुछ भी नजर आएगा हम समझ जाएंगे HTML के अंदर में वो क्या है, टैग। दो टाइप्स के टैग होते हैं, एक पहला ये हो सकता है कि हमको बताना पड़े स्टार्टिंग कहाँ से और एंडिंग कहाँ से, या कभी कभी बताना ही ना पड़े एंडिंग, तो हम नॉर्मली लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, और जब बताना होगा तो उसको, इसको बोलेंगे ओपनिंग टैग, इसको क्लोजिंग टैग, उसके बीच में जो भी कंटेंट होगा वो उसका हो जाएगा। टैग समझ गए कैसे लिखेंगे, और मार्कअप लैंग्वेज के अंदर में हर चीज हम टैग के फॉर्म में करने वाले हैं। पहला टैग आ चुका है। अब ये बोला कि मेन टैग हमारा HTML टैग होने वाला है, जो भी कंटेंट आपको लिखना है इसके अंदर में लिखिए, हमको समझ आएगा कि किसको कहाँ पे रिप्रेजेंट करनी है नहीं करनी। जैसे यहाँ पे देखना, हम लोग का जो फाइल का नाम था वही विजिबल्स हो गया, लेकिन इस पे आए तो क्या बताया कि हम क्या फाइल है नहीं पे। दूसरा पे जाओ, जैसे सपोज करो इस पे बता रहा है क्या है नहीं है, किसी और पे चले जाओ, पाइथन पे आ गया बता रहा है पाइथन, इसको बोलते हैं वेबसाइट का टाइटल, क्या टाइटल। और यहाँ पे देखना आइकन भी आ रहा है, तो हम भी जब चाहेंगे तो हम भी चाहेंगे कि वैसा लगे, जैसे फेसबुक पे आए थे तो देखना फेसबुक लिखा है, फेसबुक का आइकन आ गया, बगल में फेसबुक लिख रहा है, लॉगिन पेज है बता रहा है। ये कंटेंट इस तरीके से हमें सेपरेट सेपरेट बताना पड़ेगा, ब्राउज़र को बताना पड़ेगा कि किसको कहाँ पे रखना नहीं रखना, तो उसको भी बताने के लिए टैग्स को यूज करेंगे। तो टैग हम कैसे लिखेंगे, एंगल ब्रैकेट के अंदर में। क्लियर है ये बात। अब बोलोगे सर एंगल ब्रैकेट के अंदर में जब टैग लिखेंगे तो हो सकता है कभी हम कैपिटल लिख दे कभी स्मॉल लिख दे, हो सकता है गलती से एक कैपिटल हो जाए एक स्मॉल हो जाए, गलतियां तो होती है। तो बोला अच्छा कोई बात नहीं, आपसे गलती होगा तो आपका सारा गलती माफ है। HTML एक केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। केस इनसेंसिटिव का मीनिंग होता है कि आप कैपिटल लिखो कि स्मॉल लिखो हमें फर्क नहीं पड़ता है, कि बीच में मिक्सिंग लिख दो,
हम सब समझ जाते हैं, बस एंगल ब्रैकेट के अंदर में लिखिएगा, हम समझ जाएंगे वो क्या टैग है। आसान तो है, बट सजेशन होता है यहाँ पे कि आप स्मॉल लेटर में लिखिए, नहीं तो आप खुद कंफ्यूज हो जाइएगा कि क्या क्या लिख दिए। सजेशंस क्या होगा, स्मॉल लेटर में हम सभी टैग्स को लिखें, बट ये कंपलसरी नहीं है, अगर तुम लिख भी दोगे कैपिटल में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा टैग। इसके अंदर में बहुत सारे टैग है, एक एक करके सब टैग्स को देखेंगे क्या होता है। एक टैग होता है बॉडी टैग। बॉडी टैग है तो इसको भी हम क्या करेंगे, एंगल ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। फिर क्लियर, बोला जो कंटेंट आपको विजिबल्स करना था ना अपने वेबसाइट्स पे, कंटेंट मतलब ये वेबसाइट हो गया हमारा, जो भी कंटेंट विजिबल करना है उसको कहाँ पे लिखिएगा, बॉडी टैग के अंदर। जब आप बॉडी टैग्स ओपन कीजिएगा और क्लोज कीजिएगा तो हमको समझ आएगा अच्छा ये सारे कंटेंट्स को आपको विजिबल्स करना है, हम समझ जाएंगे ये कंटेंट्स आपके विजिबल्स करने हैं बॉडी पार्ट में, बॉडी कंटेंट। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपको अपने वेबसाइट्स का कुछ टाइटल देना है तो टाइटल टैग आप यूज कर लीजिएगा, लेकिन टाइटल टैग को आप क्या कीजिएगा, एक हेड टैग देते हैं। अब हेड टैग के अंदर में क्या क्या इंफॉर्मेशन देंगे समझ आएगा। एक हेड टैग है आपके पास, टैग के अंदर में आप टाइटल टैग ले लीजिएगा, क्लोज कर दिए। इसके बीच में एक टाइटल टैग ले लीजिएगा आप, और उस टाइटल टैग के अंदर में जो भी लिखिएगा वो हम समझ जाएंगे कि आपका वेबसाइट का टाइटल होने वाला है। तो सपोज करो हम अपना नाम लिख दिए इसके टाइटल में, हाँ ठीक है अपना नाम लिख देते, बाद में फिर चेंज कर देंगे। तो क्लोज भी करना पड़ेगा कि मेरा टाइटल खत्म हो गया, कैसे करेंगे, तो टैग से ही करेंगे। हेड टैग के अंदर में क्या किया, टाइटल, तो उसका हेडिंग देने वाले हैं। ठीक है, इसका क्या काम होगा नहीं होगा धीरे धीरे सबको समझेंगे एक एक करके। ये लिखे, इसको किए हम से और अपने वेबसाइट्स पे उसको जरा रिफ्रेश करना, आ गया वहाँ पे ऊपर, उसको समझ आ गया अच्छा इसको वहाँ पे लिखना था। नहीं तो तभी से क्या होता था जो भी चीजें लिख रहे थे वो नीचे ही आ जा रहा था। अब जैसे यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, सब चीज लिखने के लिए हमारे पास टैग्स हैं, और उन टैग्स को एक एक करके देखते जाएंगे, लिखते जाएंगे। ठीक है, वैसे तो अभी हम हेड टैग को डिटेल में समझ सकते हैं क्या क्या चीजें लिखेंगे, बट अगर अभी तुम समझोगे ना तो पता ही नहीं चलेगा क्या लिखना है नहीं लिखना। ठीक है, तो हेड टैग को थोड़ा लास्ट में समझेंगे, उससे पहले हम बॉडी टैग्स में क्या क्या लिखने वाले हैं नहीं लिखने वाले हैं उसको समझेंगे, क्योंकि जो भी कंटेंट होगा हमारा यहीं पे विजिबल्स होने वाला है, और जब दिखेगा तभी तो पता चलेगा नहीं क्या हो रहा नहीं। और हेड टैग के अंदर में बहुत सारे ऐसे चीजें लिखने वाले हैं जो दिखेगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा हुआ भी कि नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ, इस तरीके से तो बहुत सारे टैग होंगे इसके पास, बहुत सारे टैग होंगे, हमको सबको याद रखना पड़ेगा। हो सकता है टैग का नाम भूल जाए तो, भूल भी सकते हैं, बचपन में बहुत सारे वर्ड मीनिंग याद करते थे भूल भी तो जाते थे, आसान था याद कर लेते थे तो आसान था, अब भूल जाते थे तो वही हार्ड हो जाता था। स्पेलिंग भी भूल सकते हैं, मिस तो होगा, लेकिन याद करना, जब कोई वर्ड मीनिंग तुम याद करते थे और भूल गए, कोई थोड़ा सा बगल से हिंट देता था तो काम हो जाता था, याद आ जाता था सारा। ठीक ऐसे यहाँ पे भी कोई हिंट दे दे तो काम हो जाए। और अगर हम एक एक करके सारे वर्ड्स को टाइप करें, सारे कैरेक्टर्स को टाइप करें तो टाइम भी लगेगा, टाइम भी लगेगा ना। और कोई हेल्प करे अच्छा आप यही लिखना चाहते हैं लिख दे क्या हम, तो अच्छा रहेगा, रहेगा ना। इन सब चीज के लिए हम क्या करते हैं, एप्लीकेशंस को डेवलप फास्ट करना चाहते हैं, और एप्लीकेशंस को फास्ट डेवलप करने के लिए हम यूज करते हैं हमेशा कोई ना कोई आईडीई को। क्या यूज करते हैं, आईडीई को। और आईडीई का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से तुम समझ पा रहे हो, जैसे हर एक चीज के लिए इन्वायरमेंट होता है, हमारे लिए भी एक इन्वायरमेंट है कि किस इन्वायरमेंट में हम रह सकते हैं, इन्वायरमेंट चेंज हो तो फर्क पड़ता है ना। तो ठीक ऐसे ही कोडिंग करने के लिए कि ये सब जो चीज़ें आप लिखिएगा, एक इन्वायरमेंट हम बना के देते हैं, उस इन्वायरमेंट में वो चीज़ लिखने में आसानी होगी, और वो प्रोवाइड करता है हमें कौन, आईडी। बहुत सारे आईडी है, कोई भी आईडी यूज करो काम वही होगा, वो इन्वायरमेंट बना के देगा। बहुत ज़्यादा एक फेमस है एक आईडी, उसी आईडी को हम अभी यूज करने वाले हैं, VS को। ठीक है, जैसे सबलाइन भी है, गिटहब का एडिटर भी है, वहाँ पे भी जाएंगे तो अलग अलग आईडी है, किसी को भी हम यूज कर सकते हैं। काम क्या होगा सबका, बस थोड़ा सा वो हिंट करेगा चीज़ें, ठीक है, हमारा हेल्प करने वाला। तो अभी जो यूज़ करेंगे किसको यूज़ करेंगे, VS कोड। तो VS कोड तो हमारे सिस्टम में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम में वही सारी चीज़ें रहती है जो कॉमन्स यूज करते हैं, हर कोई कोड थोड़े लिखता है, नहीं लिखता है ना, तो इसलिए नहीं था। बोलोगे सर नोट पैड तो था ना, तो नोट पैड देखो कॉमन है, सिर्फ इसमें कोड लिखने के लिए नहीं, बहुत सारी चीज़ें, कोई नोट्स बनाना हो तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अक्सर, तो नोट पैड इसीलिए हमारे पास था। ठीक है,
तो इसको हटा देते हैं अब और चलते हैं हम अपने क्रोम पे, सोचते हैं कि VS कोड को डाउनलोड कर ले। तो सर्च करना VS कोड डाउनलोड, क्या करेंगे VS कोड डाउनलोड, आ गया इसका ऑफिशियल वेबसाइट, चलना है इस पे, स्क्रॉल डाउन करना तो पूछेगा कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, ये तुम्हें पता होगा कौन सा यूज करते हो और हमें उम्मीद है तुम विंडोज ही यूज करते हो। हाँ, अगर किसी के पास एप्पल का लैपटॉप हो, वैसे सिंबल से ही दिख रहे हो, एप्पल का लैपटॉप है तो वो मैक यूज करता है उसके अंदर में, तो इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। उबंटू लाइनेक्स वगैरह है किसी के पास तो इसको यूज कर लेंगे। विंडोज है तो हम सिंपल विंडोज पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे और कुछ खास नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करके इंस्टॉल करना होता है। कर लोगे? है, हो जाएगा तुमसे। फंसेगा हो तो पूछ लेना हमसे कैसे इंस्टॉल करें। जब इंस्टॉल कर लोगे तो तुम्हारे पास VS कोड मिलेगा, ठीक है, मिल रहा है देखो। डायरेक्ट यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, या नहीं तो हम क्या करेंगे, एक फोल्डर्स बना लेते हैं जहाँ पे अपना सारा प्रोग्राम्स लिखने वाले हैं। कहाँ ढूंढते रहेंगे, डेस्कटॉप पे लिखेंगे तो भर ना जाएगा, तो एक फोल्डर बना लेते हैं। सपोज करो हम तुम्हारे बैच का नाम दे देते हैं, इस फोल्डर में हम तुम्हारे बैच हैं, तो इस कोड को डाल देते हैं अब इसमें, आए इसके अंदर में, और राइट क्लिक करके यहाँ पे ओपन विथ VS कोड कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद ये ऑप्शंस मिल जाएगा, ओपन विथ VS कोड कर दो, या VS कोड में ओपन करके भी हम ओपन कर सकते हैं। तो देखो एक फाइल जो बनाई थी वो है, एक फाइल जो बनाई थी वो है। फिलहाल इसको रहने दो क्योंकि इसको छेड़छाड़ नहीं करें, हम दूसरा बना लेते हैं। तो सपोज करो एक और फाइल बना लेते हैं सेकेंड के नाम से, एक्सटेंशन क्या देना होगा, HTML या HTML कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। ये रहा तुम्हारा फाइल क्रिएट करने के लिए। कोई फोल्डर क्रिएट करना होगा तो इसको ओपन करेंगे। फोल्डर और फाइल में डिफरेंस पता है क्या होता है? फोल्डर्स के अंदर में बहुत सारे फाइल होंगे और फाइल हमारा कंटेंट को स्टोर करके रखता है, ठीक है। एक फाइल बना लिया, यहाँ पे भी हमको HTML टैग लिखना होगा। देखो जैसे ही HTML लिखेंगे, एंगल ब्रैकेट के अंदर में लिख देते हैं, HTML लिखेंगे तो को पूरा लिख दिया, सजेशंस मिल रहा है, इंटर करेंगे पूरा लिख दिया, बंद करोगे बोलेगा अरे आप क्लोज करने के लिए भूल गए थे, कर दिया। फास्ट में लिख पाएंगे क्या? जैसे ही लिखोगे यहाँ पे क्या थे, हेड टैग ना, हेड लिखे, बता दिया हेड लिखना था, बोले हाँ हेड ही लिखना था। बोला उसके अंदर में आपको टाइटल लिखना है क्या, बोले हाँ टाइटल ही लिखना था। देखो ठीक है, फास्ट में लिख पाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल लिख पाएंगे। यहाँ पे बॉडी टैग था, जैसे ही तुम बॉडी लिखोगे और इंटर करोगे अपने आप वो ओपन कर देगा। हो चुका है, इसको सेव कर लेते हैं। सेव किए, देखो ये फाइल बन चुका है, डबल क्लिक करके ओपन कर ले, ओपन किया। जैसे ओपन किया देखना वो कंटेंट विजिबल था, बॉडी में कुछ लिखे नहीं थे इसलिए नहीं आ रहा, आ रहा है। अब सपोज करो इसमें हम कुछ कंटेंट रख देते हैं। अभी ये क्या लिख रहे हैं उसको छोड़ देना, बस इसके अंदर में सपोज करो हम वेलकम यूजर लिख देते हैं। क्या लिखे, वेलकम यूजर। और यहाँ पे तो विजिबल ही नहीं है, क्यों? रिफ्रेश नहीं किया, कर दिए, देखो आ रहा। अब बोलोगे सर हम बार बार वहां पे जाके एडिट करेंगे, बार बार यहाँ पे रिफ्रेश करते रहेंगे, कितना रिफ्रेश करते रहेंगे? हो सकता है बीच में हम रिफ्रेश करने के लिए भूल गए तो दिक्कत है, तो बार बार हम यहाँ पे सेव करें रिफ्रेश करें परेशान हो जाएंगे। तो बोला अरे आप बार बार सेव मत कीजिए, यहाँ पे आना, फाइल मेनू मिलेगा, फाइल में देखना पूछेगा कि ऑटो सेव ऑन कर दे क्या, हम ऑटोमेटिक सेव कर दे, आप कुछ भी चेंजेस कीजिए, बेहतर रहेगा। तो इस पर क्लिक कर देना, ठीक हो जाएगा, तो समझ जाना ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। तो हम कुछ भी हम चेंजेस करेंगे ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, ठीक है। सपोज करो कुछ लिख दिए, PH1 क्या है नहीं है समझेंगे, इसको समझना, यहाँ पे कुछ लिखे थे ये विजुअल्स होने चाहिए था, फिर रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो बोला क्या, अरे आप बार बार क्यों रिफ्रेश कीजिएगा, इससे बेहतर क्या कीजिए, जब तुम पहली बार करोगे तो ये इसी तरीके से विजिबल होगा, यहाँ पे बगल में रहेगा। ये जो ऑप्शन दे रहे एक्सटेंशन का, इस पर क्लिक करना। एक्सटेंशन क्या होता है, जैसे फोन में तुम्हारे पास बहुत सारे ऐप होते हैं, जो काम करना होता है उस पर्टिकुलर काम के लिए ऐप यूज डाउनलोड कर लेते थे, ठीक है। ऐसे VS कोड में बोला हम तो बहुत सारे काम करते हैं, आपको जो काम करना है उसके लिए एक्सटेंशन यूज कर लीजिए। तो यहाँ पे हम ऐप समझ सकते हैं, ऐप के जैसे यहाँ पे एक्सटेंशन मिलेगा। तो बोला एक लाइव सर्वर ऐप होता है, यहाँ पे एक्सटेंशन बोलेंगे, क्या एक्सटेंशन, बोला लाइव सर्वर एक्सटेंशन होता है, मिल गया। इसको क्या कीजिए आप इंस्टॉल कर लीजिए, यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन होगा, जैसे देखना यहाँ पे है इंस्टॉल का ऑप्शन, ऐसे ही मिलेगा, इस वाले को ओपन करना। अब इंस्टॉल है इसलिए हमारे में इस तरीके से आ रहा है, नहीं तो इंस्टॉल का ऑप्शन है, इंस्टॉल कर लीजिए। और क्या कीजिएगा, जब भी आपको कोई कोड एग्जीक्यूट करना होगा ना, तो आप फाइल में आके मत ओपन कीजिएगा। बोलोगे फिर कैसे करेंगे? तो बोला
जब आपको कोई भी कोड रन करना होगा ना, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा, ओपन विथ लाइव सर्वर कर लीजिएगा, यानी कि नीचे में तुमको लाइव सर्वर का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हम हाइड कर रखे तो नहीं आ रहा है, तुम्हारे में नीचे में भी आएगा। अदरवाइज राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर। बोलोगे इसका फायदा क्या है, जरूरी है क्या? तो अभी तक तो जरूरी नहीं था ना। हाँ, जरूरी नहीं है कोई, कुछ फायदा है। क्या फायदा है जरा देखना। दिख रहा है दोनों स्क्रीन? उधर हमको इधर कुछ भी चेंजेस करेंगे, देखना इधर अपने आप हो जाएगा, हमें रिफ्रेश नहीं करना था। ये रिफ्रेश वाली टाइम जो बचाना था ना, बस इसी के लिए हमको क्या करना था, लाइव सर्वर को यूज करना था। आसान होगा फिर। देखो चेंजेस किए वहां पे दिख रहा है, जैसे ही अब इसको हम हटाएं तुरंत वहां से हट जाएगा, ऑटोमेटिक सेव हुआ और वहां पे रिफ्रेश हो गया, तो आसान रहेगा ना। अब बोलोगे सर बार बार इसको रन करके हम आएंगे यहाँ पे देखने के लिए, तो हमें दिक्कतें हो सकती है। तो एक काम कर सकते हो, यहाँ पे एक और एक्सटेंशन आता है, प्रीव्यू एक्सटेंशन। कौन सा? प्रीव्यू। हाँ देखना है यहाँ पे, हाँ लाइव प्रीव्यू। अभी इंस्टॉल नहीं है, इसको भी इंस्टॉल कर लोगे। जब इंस्टॉल कर लोगे ना, और जब तुम अपने फाइल पे रहोगे ना, तो ये खुद बताएगा, ये वाली ऑप्शन देख रहे हो, ये तब आ जाएगा वहाँ। और इस पर क्लिक करोगे तो तुम्हारा जो कंटेंट है वो बगल में विजिबल्स भी होते रहेगा। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके साइड कर देंगे, और यहाँ पे हमको जो भी चीजें लिखना होगा लिखते जाएंगे। नहीं, जो भी लिखे आते जा रहा है, तो हमको पता चलते रहेगा कि क्या होगा नहीं होगा। फिर जब देखना होगा तो ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक करके वहां पे जाके देख लेंगे। समझ आ रहा है वहां तक में? कोई दिक्कत? अभी ये टैग क्या क्या लिखे नहीं लिखे इसको भूलना, क्योंकि टैग को तो हमको देखना है ही, धीरे धीरे देखेंगे। ये सारे समझ आ गया? अच्छा ये तो कॉमन हो गया, सब में लिखना पड़ेगा हमको। कॉमन हो गया ना, सब में लिखना पड़ेगा। जब भी हम कोई एप्लीकेशन बनाएंगे, जब भी HTML फाइल बनाएंगे, ये तो लिखना ही पड़ेगा। जब कॉमन है तो आईडी बोलेगा हम ही लिख दे क्या, तो उसको बताना पड़ेगा ना कि हाँ इसमें लिखना है। बहुत आसान होता है। जैसे हिंदी में यूज करते हो, इसको पूर्ण विराम बोलते थे, पूर्ण विराम हिंदी में बोलते थे। हिंदी आती है ना? हाँ, पूर्ण विराम इसको बोलते थे। तो क्या, तो वही हिंदी में ही यूज करते थे ना। हाँ, हिंदी में इसी को यूज करते हैं, कोई नहीं करता है लेकिन यूज इसी को करते हैं। एक्सप्लेन कुछ ऐसा ही बोलते हैं, हाँ शायद। इसका यूज कर लेना, लिखे इसको। बाय डिफॉल्ट ये बोल रहा है कि यही है क्या, अगर ये आ रहा है तो ठीक है, उस पर बस एक बार क्लिक कर देना, या नहीं तो इंटर प्रेस कर देना, ऑटोमेटिक पूरा लिख देगा। सही है, ठीक है। अभी ये मेटा क्या लिख रहा है हमको नहीं पता, तो हम हटा दे रहे हैं, बाद में क्या होगा देखेंगे। बट बाकी चीजें तो लिख दिया, बाकी चीजें लिख दिया। अब एक एक चीज समझते हैं क्या है नहीं। HTML टैग पता ही था हमें, बॉडी पता ही था, हेड पता ही था, टाइटल में डॉक्यूमेंट लिखा है तो डॉक्यूमेंट आएगा, और क्या, जो लिख देंगे हम वो आ जाएगा। ये तो समझ आ रहा है। सर इसमें ये लैंग क्या लिखा हुआ है, और ये ऊपर क्या कहाँ से आ गया क्या, इन दोनों को जरा समझते हैं। ये ऊपर में क्या होता है कि जैसे HTML यूज कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि जो HTML आज है पहले भी वही था। जैसे कोई ऐप आता है तो धीरे धीरे उसका अपडेट आते रहता है, तो ठीक है सेम शुरू में जो HTML आया था और जो अभी है सेम तो नहीं होगा, उसमें भी अपडेट आया होगा। तो अपडेट आते रहते हैं, तो HTML के अलग अलग वर्जन्स हैं, ठीक है। अब जब अलग अलग वर्जन है तो आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं पता कैसे चलेगा? तो ये जो डॉक्यूमेंट टाइप HTML लिख रहे हैं ना, ये बताता है उसका वर्जन कि आप किस टाइप का HTML यूज कर रहे हैं। और ये है HTML का लेटेस्ट HTML5 वर्जन। कौन सा? HTML5 वर्जन। अगर ये तुम लिख रहे हो तो इसका मतलब ये पता आ रहा है कि अभी HTML का हम लेटेस्ट वर्जन 5 यूज कर रहे हैं, तो पता चल जाएगा हमें क्या है नहीं। ये ऑटोमेटिक ऐड कर देता है, बेहतर है, ताकि हाँ ये डॉक्यूमेंट टाइप लिखा ना HTML, ठीक है, ये क्या बताएगा, ये HTML का 5 वर्जन है। अच्छा ब्राउजर को भी तो समझ आना चाहिए कि किस वर्जन में क्या है नहीं है, हो सकता है कुछ चेंजेज हो, तो उसको अच्छे से समझ आए कि किस वर्जन पे हम काम कर रहे हैं, इससे अच्छा ऐड कर दें, तो हम लिख दिए ऊपर। देन उसके बाद HTML टैग वगैरह समझ आ ही चुका था। अब ये जो लिखते हैं, अब क्या होता है कभी कभी किसी टैग में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी बताना होता है, और जब भी किसी टैग को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताना होगा तो उसके लिए यूज करते हैं एट्रीब्यूट को। किसको? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या बताता है, किसी भी टैग को एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसके बारे में बताता है, ठीक है। तो ठीक है से ये जो HTML यूज कर रहे थे, इस HTML में हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाले लैंग, लैंग का मतलब हुआ लैंग्वेज, और हम बोले कि इंग्लिश लैंग्वेज इस पूरे वेबसाइट्स में यूज करने वाले हैं। जो कंटेंट हमारा विजिबल होगा किस में होगा, इंग्लिश में। किसी और में कर रहे हैं तो हम वो लैंग्वेज लिख देंगे।
बोलोगे तभी नहीं लिख रहे, तभी तो हो रहा था। तो नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर बता दिए तो हमारे ब्राउज़र को अच्छा रहेगा समझने में, अच्छा इस लैंग्वेज में है तो वो अच्छे से काम कर पाएगा। नहीं बताएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा उसके लिए। तो बस इसीलिए हम क्या किया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता दी। ठीक है, ये समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा देख लो पीपीटी में, क्योंकि पढ़ना तो तुमको पीपीटी है, फिर से क्लास का रिकॉर्डिंग तो देखोगे नहीं। तो जो भी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें पीपीटी में ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो जब भी टाइम मिले तो एक बार उन सारे पीपीटी को पढ़ लोगे। पढ़ने से फायदा ये होगा कि जो चीज़ें बताएं वो रिविजन हो जाएगा, याद आ जाएगा सारा चीज़। बहुत सारे यहाँ पे थ्योरी लिख दिए। हम मेरा एडवाइज रहेगा कि तुम इसको पढ़ लेना, जहाँ फंसोगे हमसे पूछ लेना, क्योंकि एक एक लाइन अगर हम पढ़ाने लगे तो टाइम से लगेगा। ठीक है, बस वही बताएंगे कि इसका फुल फॉर्म मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है, स्ट्रक्चरली ये ठीक है मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज किसके लिए यूज करते हैं, तो ये टैग्स के फॉर्म में करते हैं, वही चीज यहाँ लिखेंगे। एंगल ब्रैकेट से टैग को डिनोट करते हैं। फिर बताया कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट कैसे कैसे वर्क करता है, किसका क्या काम है। अभी ना तो हमको CSS आता है ना जावास्क्रिप्ट आता है, तो पता नहीं चलेगा। कोई नहीं, अभी HTML सीख रहे हैं तो पहले इसको सीख लेते हैं, जब वो आएगा तो उसको बताएंगे क्या काम है नहीं। ठीक है, यहाँ पे वैसे थोड़ा सा डिजाइनिंग से बताया, जैसे 3 स्टेप्स में हम कोई भी वेबसाइट्स को बनाते हैं। जैसे कार ही बनाना था तो एक होगा कार का बॉडी पहले डिजाइन किया, फिर कार में कलरफुल बनाएंगे, अच्छे से डिजाइनिंग करेंगे, फिर फंक्शनलिटी ऐड करेंगे कि कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही वेबसाइट्स में भी होता है। HTML सिर्फ और सिर्फ डिजाइनिंग करने का काम होता है, जैसे हमारा वेबसाइट अभी सिर्फ डिजाइनिंग करने का काम है। फिर ये सिर्फ उसका बिल्डिंग ब्लॉक बनाएगा। अब क्या होगा कि उसमें हमें कलर्स भी ऐड करने होंगे, बटन थोड़ा कलरफुल रहे तो अच्छा लगेगा। जब तक कलर ऐड नहीं करेंगे दिखेगा अच्छा। मेकअप समझ सकते हो, जब तक मेकअप नहीं करेंगे अच्छा नहीं लगेगा। तो CSS किसके लिए यूज करेंगे, कलरफुल स्टाइलिंग के लिए। जावास्क्रिप्ट फंक्शनलिटी ऐड करने के लिए। अब जैसे कार बना दिया, कार चलेगा नहीं तो कोई काम का नहीं है। तो ऐसे ही वेबसाइट जो बनाएंगे तो वेबसाइट चलनी भी तो चाहिए। बटन बता दिए, बटन पे क्लिक करने के बाद काम भी तो होना चाहिए। तो वो काम कैसे होगा वो बताएगा जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो अभी तो HTML पे ही है तो उसको देखिए। वेबसाइट्स कैसे वर्क करता है नहीं करता, जो हम कहानी शुरू में बताए वही यहाँ पे भी लिखे हैं, एक बार इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, ब्राउज़र्स क्या होता है, HTML डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, ये भी समझ आ चुका है। रेंडरिंग का मतलब होता है कि वेबसाइट्स को ब्राउज़र्स पे ओपन करना या डिस्प्ले करना, रेंडर। ठीक है, रेंडर करने के लिए भी आता है। तो पहला पीपीटी खत्म, समझ आ चुका। एक बार बस इसको पढ़ लेना, जो भी चीज़ें हम बताएं वही वहाँ पे लिखें। क्लियर, कोई दिक्कत। दूसरा आता है HTML का पेज स्ट्रक्चर क्या है। तो पेज स्ट्रक्चर भी हम लोग समझ ही चुके हैं। ओपनिंग टैग से हर चीज होगा, और टैग कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टैग। पहला होगा एक नॉर्मल टैग होता है, दूसरा होता है ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। और जो भी कंटेंट होगा ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में होगा। ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, कंटेंट्स उसके बीच में होता है। ठीक है, पेज स्ट्रक्चर्स ये रहा, यही था। HTML क्या होगा, हेड क्या होगा, टाइटल्स, बॉडी टैग, समझ आ चुका है ये। टाइप डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन क्या बताइए, उसका वर्जन बताएगा। और ये जो हम लिख रहे थे इस कौन सी वर्जन था, HTML5 का वर्जन था। ठीक है, HTML को हम रूट एलिमेंट्स मानते हैं क्योंकि सबका पेरेंट वही है, जो भी चीज होगा उसके अंदर में होगा। हेड सेक्शन में हम क्या दे रहे थे, हेडिंग्स दे रहे थे। ठीक है, टाइटल टैग, टाइटल बार ब्राउज़र्स पे जो होगा, और बॉडी टैग के अंदर में हम एक्चुअल कंटेंट को देने वाले। स्ट्रक्चर समझ आ चुका है। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। HTML टैग भी समझ आ चुका, उसी के बारे में थोड़ा सा लिखे हैं क्या है नहीं। एट्रीब्यूट बताएं फिर क्या होता है एट्रीब्यूट, बताए ना। एट्रीब्यूट एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कोई टैग बनाए, टैग का मीनिंग उसको पता है, उसके अलावा भी और कुछ इन्फॉर्मेशन अगर हमें ऐड करनी है तो वो कैसे देखेंगे, एट्रीब्यूट के थ्रू। एट्रीब्यूट टैग के अंदर में ही लगाते हैं हम, वो एंगल टैग के बीच में लगाएंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जैसे एट्रीब्यूट अभी एक लैंग देखे थे लैंग्वेज के लिए। ठीक है, तो लैंग्वेज बता रहा था वो। तो ठीक है, इसी प्रकार से और भी एट्रीब्यूट है, जैसे आईडी है, क्लासेस है, टाइटल है, वो सारे देखेंगे किसका क्या काम है नहीं है। धीरे धीरे देखते जाएंगे किसका क्या काम है। तो एक तो समझ आ गया एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एक देख लो यहाँ पे, जैसे सपोज करो, अच्छा जैसे हम लोग वहाँ पे पैराग्राफ लिखते थे ना, ऐसे ही अगर कुछ पैराग्राफ लिखना है तो हमारे पास पी टैग है। तो पी टैग लिख दोगे तो समझ आए अच्छा कोई पैराग्राफ लिखने वाला है। सपोज करो यहाँ पे हम कोई लिख दिए, क्योंकि
लिख दिए, वो चीज़ें यहाँ पे विजिबल्स हो जाएगा। ओपन विथ कर दे हम लोग लाइव सर्वर, आ रहा है विजिबल्स। अब हम क्या चाहते हैं कि जब इस पर एक टाइटल लगा दो, देखो टाइटल लगाने से क्या होगा, सपोज करो नाम लिख दिया, ठीक है। जैसे कभी कभी वेबसाइट में जाते होगे ना, उसमें विजिबल्स करते होगे तो जैसे कर्सर रोकते होगे तो कुछ पॉपअप जैसे शो होता है, टाइटल का यही काम होगा, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गया ना इस टाइप का। तो ऐसे ही हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि अगर सपोज करो बटन बनाए या कोई चीज़ कंटेंट लिखे, जैसे क्लिक हेयर लिखे, लिंक दिए कोई, उस लिंक पे जैसे हम माउस लेके जाए पॉपअप में शो हो जाए थोड़ा सा कंटेंट की क्या है नहीं होता है, वो चीज़ देना चाहते हैं, वो देते हैं हम टाइटल टैग के थ्रू। ये टाइटल एट्रीब्यूट के थ्रू, ये एट्रीब्यूट ही है, जैसे ये एट्रीब्यूट था। तो इस टैग में हम क्या किए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन लगा। जब भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन लगाना होगा हम कोई ना कोई एट्रीब्यूट को यूज करेंगे। एट्रीब्यूट क्या होता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन लगाना चाहते हैं किसी भी टैग में तो यूज करें। जैसे अभी टाइटल देखे, लैंग देखे, और भी एक क्लास है आईडी है, सबका क्या काम है नहीं है धीरे धीरे समझते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं?